सबसे पहली चीज हमें आनी चाहिए डॉम सीखने के लिए, व्हाट इज डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। हाँ, किसी को पता है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है? हाँ, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। तो डॉम सीखने के लिए जो जो बातें लगेंगी, पहले मैं आपको पहले 2 क्लास में वो बेसिक्स या बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है? आपको बेसिक कुछ बातें समझाऊंगा ताकि आपको डॉम के फिर टर्म समझने शुरू हो। उसके लिए सबसे पहला आपको आना चाहिए डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। दूसरा आपको आना चाहिए क्या होता है स्प्रिंग फोर्स एंड क्या होती है स्प्रिंग एनर्जी। हाँ, ये आता है कि नहीं आता है? अरे स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग एनर्जी पता है क्या होती है कि नहीं? याद दिलाते। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा आपको आना चाहिए, ये लिखते जाओ आप, ये सारी बातें हम एक एक करके जब सीख लेंगे तो हम इनको टिक कर लेंगे कि ये बातें हमें आ गई। तीसरी चीज हमें आनी चाहिए व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। दैट मींस टेंशन मेंबर फोर्स कैसे एग्जर्ट करता है, कंप्रेशन मेंबर फोर्स एग्जर्ट कैसे करता है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। हाँ, ये आता है कि नहीं आता है? सर लेक्चर स्टार्ट होके कितना वक्त हो गया? अभी शुरू किया डियर, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको लिस्ट डाउन करवा रहा हूँ डियर कि हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। लिखना है क्या सर ये? हाँ, ये लिख लो। ये डॉम में सिखाने वाले हैं या फिर हम ये सब कुछ सीख चुके हैं, मतलब क्या है? ये हम सब कुछ सीख चुके हैं, और लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपको 9 के बाद पढ़ेगी कुछ नहीं आता है। हाँ 9 के बाद पढ़ेगी नहीं हमने। हाँ, तो डॉम करने शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ये सारी बातें समझाऊंगा क्या होती हैं। जब ये सारी बातें मैं समझा दूंगा उसके बाद फिर डॉम पे जाएंगे हम लोग। फिर आपको करना आना चाहिए, ये तो आता है सबको, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम, ये तो आता है अच्छे से। हाँ आता है। मान के चलो ना है सर। ना, सॉम का ये कितनी बार ना बोले आपको? मैकेनिक्स का ये आता है। हाँ, पांचवी चीज आपको आनी चाहिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज। हाँ, ये सुना हुआ है कि नहीं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज क्या क्या होता है? नहीं। जैसे एक सिलेंडर का क्या होता है? या एक पुल्ली का क्या होता है? एक पुल्ली अगर है, पुल्ली, एक पुल्ली का क्या होता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सीजी। अरे ये पता है कि नहीं? ये भाई ये पता है कि नहीं पता, सच्ची बताओ। ये चिंता नहीं करो, मैं ये सब बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। अभी बोला हमने सर 9 के बाद पढ़ाई छोड़ दी हमने। सच में, सच में। डायरेक्ट डॉम लगाए अपने, ऐसा समझ लो आप 9 के बाद। क्या आना चाहिए मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज। मतलब पता है थोड़े बहुत हमें मैकेनिक्स के बेसिक्स आने चाहिए। अगर हमें मैकेनिक्स के बेसिक्स आते हैं तो ही हम डॉम समझ सकते हैं, नहीं तो डॉम समझ में नहीं आता है। सर आपने क्या बताया, फिर से बताएंगे क्या? क्योंकि नेट कट गया था। हमको मैकेनिक्स के बहुत सारे बेसिक्स लगते हैं डॉम के लिए। आप नाम देखो ना, इट इज डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी।
तो डायनेमिक्स जो है इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, यानी ये जो सारे चीजें लिख रहा हूं ये सारे के सारी चीजें इज पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। अगर आपको मैकेनिक्स की ये सारी बातें आती हैं तो आप डॉम स्टार्ट कर सकते हो या डॉम समझता है। हाँ, सबने सुना नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये भाई हमने 11th 12th में पढ़ा होता है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये सब वर्ड्स। हाँ सुने सुने लग रहे। हाँ, क्या होती है? वो नहीं पता। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब मतलब अर्थ जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी पे रोटेट हो रही है, फिर ऐसा कुछ तो था ना सर वो? कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ अरे नहीं, भी। मतलब इससे आपको हमारे उच्चारण का अंदाजा आ गया होगा। बोला ना मैंने सर, 9th के बाद पढ़ाई छोड़ दी है सर। ये तो सुना होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाँ ये सुना है। हाँ ये हाँ। पता है। ऐसा बोलो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। वो मत हाफ पूछो। mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh mg MGH। h। हाँ, ये सारी बातें हमें आनी चाहिए, तब हम डॉम समझ सकते हैं। हाँ, ये लिख लिए सारे? लिख रहे हैं। आज आपको इसमें से एक दो बेसिक कंसेप्ट बस सिखाता हूं पहले। आज सीखना ही है क्या सर? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं बस। हाँ अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूं, डॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉम आपको बहुत सारे तरह के वाइब्रेशंस के लॉजिक सिखाएगा। डॉम जो सब्जेक्ट है मेनली इट इज रिलेटेड टू वाइब्रेशंस। एंड दूसरा जो इसमें पार्ट है दैट इज बैलेंसिंग। जैसे हम अपने मोटरसाइकिल या कार के व्हील की बैलेंसिंग करते हैं, उस बैलेंसिंग का क्या लॉजिक होता है। आपने देखा होगा बैलेंसिंग में वो छोटा सा एक मास चिपकाते हैं रिम पे। अरे कभी देखा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ अगर आपने कार सर्विसिंग को दी हो तो वो व्हील पे बैलेंसिंग मास चिपकाते हैं। वो बैलेंसिंग मास चिपकाने का क्या लॉजिक होता है वो हम सीखेंगे। मतलब ये प्रैक्टिकल सी चीज है। तो हमारा जो सिलेबस है डॉम का, इट इज मेनली बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस एंड बैलेंसिंग। दैट मींस हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की वाइब्रेशंस देखेंगे क्या होती हैं इसमें। अच्छा, वो सब सीखने के लिए ये सारे बेसिक्स लगते हैं। हाँ, शुरू करूं? एक एक एक्सप्लेन करना थोड़ा थोड़ा। हाँ। लिखो पहला पॉइंट अब, डी एल एम्बर्ट्स। रुकते
ब्रैकेट में लिखो लीनियर। सोनाली, सोनाली, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। हाँ लिखा डीएलएम्बर्ट्स लीनियर। हाँ सर। हाँ अच्छा, ये जो स्टार्टिंग, एक मिनट मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये जो मैं स्टार्टिंग बेसिक्स बता रहा हूं, प्लीज ये ध्यान से समझना। अगर ये नहीं समझे तो सच्ची बता रहा हूं आपको डॉम समझ में नहीं आएगा। मतलब डॉम सिखाते समय मैं ये बातें रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे डॉम के लॉजिक बताने पड़ेंगे। अगर इनमें से कोई बात आपके मन में नहीं समझती है तो आप मुझे पूछें जरूर। हाँ सबसे पहले ध्यान से सुनो। अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, अभी आप ड्रॉ नहीं करो, लिखो नहीं, कोई पार्टिकल है इसका मास है m, और मैं इस पार्टिकल पे खूब सारे फोर्सेस लगाता हूं, खूब सारे फोर्सेस, से F1, F2, F3, F4, और ये पार्टिकल मूव करने लगेगा। यानी ये सारे फोर्स लगने के बाद सपोज ये पार्टिकल मूव करने लगेगा, तो सबसे पहले मुझे लॉजिकली बताओ ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये सारे फोर्स के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो वो मूव करेगा उस डायरेक्शन में जिधर होगा इन सब का रिजल्टेंट। तो सपोज इन सब का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, इन सब का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन a. That means if I subject this particle to a lot of forces, and because of these forces, if this particle starts moving, then this particle will move with acceleration a. और ध्यान से सुनना, and according to second law of motion, according to second law of motion, मैं कह सकूंगा summation f. That means I am talking of vector summation f will be equal to m into a. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सर। हाँ सुना है। सेकेंड लॉ न्यूटन क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma. अब F मतलब क्या हुआ? इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। अगर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो ये हुआ एक तरह से वेक्टर समेशन ऑफ F, एंड दिस नाउ विल बी इक्वल टू इज ये मास इनटू ये एक्सेलरेशन। बराबर? ये जो लिखा मैंने, दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अरे समझा? हाँ सर। हाँ आगे सुनो। अब सपोज करो ये मास है, सेम मास, और मैंने इस पे फोर्सेस लगाए F1, F2, F3, F4। सेम मास है, मैंने इस पे फोर्सेस लगाए F1, F2, F3, F4, और आपको ये मास इस डायरेक्शन में भागता हुआ दिख रहा है विद एक्सेलरेशन a। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस मास को भागने से रोकना है, मुझे इस मास को एक्सेलरेशन a की डायरेक्शन में भागने से रोकना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जितना इन सब का रिजल्टेंट है, जितना इन चारों का रिजल्टेंट है, उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना चाहिए। बराबर। तो इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया तो मैं कह सकूंगा कि ये बॉडी रुक गई। बराबर? हाँ। लेकिन इन चारों का रिजल्टेंट क्या है? अरे क्या है? ma। इसका मतलब अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगा दूं m a,
तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इस बॉडी को रोक दिया। अब मैं कह सकता हूं नाउ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी मैं लिख सकता हूं समेशन एफ, ये वेक्टर समेशन इन सबका, समय वेक्टर समेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, समेशन एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। पहले सुन लो, अभी लिखो नहीं। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल बोलता है, अब डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का लॉजिक सुनो क्या बोलता है। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में भागता हुआ दिखता है विद एक्सेलरेशन ए, अगर आपको कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में भागता हुआ दिखता है विद एक्सेलरेशन ए और उस पार्टिकल का मास है m, तो आप समझ जाओ कि उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हो, कितने भी फोर्सेस लग रहे हो, उन सबका रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उन सबका रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एंड उन सबके रिजल्टेंट की वैल्यू है m इंटू ए। और अगर आप इस पार्टिकल को अब इमेजिनरी इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो आप इस ए के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगा दो एम ए, और आप कह सकते हो कि ये पार्टिकल आ गया इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट मींस नाउ इट इज एट रेस्ट। तो आप अब इस पे अप्लाई कर सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अरे समझा? हाँ सर। हाँ, अच्छा अब सुनो इधर, अब मैं आपको बताता हूं ये हमें को काम कहां आएगा। देखो थोड़ा सा मेरे को डॉम से रिलेट करके आपको बात समझानी है। जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन क्या करेगा, यहां पे एक स्प्रिंग अटैच कर देगा और यहां पे एक मास अटैच कर देगा, ऐसा करके कुछ देगा, और क्वेश्चन बोलेगा कि हमने इस मास को नीचे खींचा और छोड़ दिया। अब अगर मैंने इस मास को नीचे खींचा और छोड़ा तो अब ये पुल्ली जो है ऐसे ऐसे करेगी और ये मास ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। हाँ सर। हाँ बराबर बराबर ना। ये स्प्रिंग जो है कभी इसको नीचे लेके जाएगा, कभी इधर लेके आएगा, यानी दिस मास विल स्टार्ट गोइंग अप एंड डाउन। तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे हम इसका एफबीडी बनाएंगे कि इसका वेट लग रहा है नीचे mg और ये नीचे भाग रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो हम इसको रोकने के लिए ऊपर लगा देंगे ma। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी को किसी डायरेक्शन में भागते देखो विद एक्सेलरेशन a, तो आप उसको रोक सकते हो बाय अप्लाइंग ma opposite to direction of acceleration, and this is called the D-Alembert's force। जब हम इनका एफबीडी बनाना सीख जाएंगे तभी हम आगे फर्दर सीखेंगे निकालनी इनकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, वो आगे की बात है। इसलिए पहले मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। हाँ समझा? हाँ सर। हाँ ये लिख के लो, फिर मैं डी-एलेम्बर्ट की स्टेटमेंट लिखवाता हूं। अब ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करके लिख के लो। लिखो लिखो, इफ ए पार्टिकल of mass m is subjected to a number of forces
ब्रैकेट में लिखो टेंशन, कॉमा रिएक्शन, कॉमा वेट, एक्सेट्रा। एक लिख लो पहले, फ्रिक्शन भी लिख लो, वेट, कॉमा फ्रिक्शन, एक्सेट्रा। If a particle of mass m is subjected to a system, a number of forces, tension, reaction, weight, friction, etc., and the particle is seen moving with acceleration a, comma, then the particle can be brought to dynamic equilibrium. Then the particle can be brought to dynamic equilibrium on application of MA. इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं ना मैं, आप सामने देखते जाओ ना। Then the particle can be brought to dynamic equilibrium on application of MA applied opposite to direction of acceleration. Full stop. Then the particle can be brought to dynamic equilibrium on application of MA applied opposite to direction of acceleration. सर देन द पार्टिकल कैन बी है ना, आपने आयन भी लिखा, Particle can be, sorry, उसके ऊपर वो क्या लिखा है, मूविंग विद is seen moving with acceleration A. Is seen moving with acceleration A. Then the particle can be brought to dynamic equilibrium on application of MA applied opposite to direction of acceleration. This is called D'Alembert's principle. Next line में लिखो MA is called inertia force or D'Alembert's force. Full stop. हाँ, इतना लिख के लो। अब लिखो पॉइंट नंबर बी, दैट मींस ए मैंने अब लीनियर को बोला, अब बी मैं रोटेशनल को बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर बी, D'Alembert रोटेशनल। अच्छा, डॉम में अगर कोई मेरे से पूछे कि पुराने बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब कौन सी एक ऐसा कंसेप्ट है जो किए बिना आप डॉम सीख ही नहीं सकते, तो वो है D'Alembert's। आखिरी दिन तक मैं डॉम में D'Alembert लगाता रहूंगा, याद रखना। तो आपको D'Alembert दोनों अच्छे से समझ में आने चाहिए, लीनियर भी और रोटेशनल का भी।
हाँ, अब सुनो पहले ध्यान से, अभी लिखना नहीं। अभी सपोज कोई एक बॉडी है जिसपे मैं अप्लाई कर देता हूं कोई टॉर्क, यहां पे मैं अप्लाई कर देता हूं कोई टेंशन, यहां पे भी अप्लाई कर देता हूं कोई टेंशन। अब ये टॉर्क और ये सारी टेंशन सेंटर के अबाउट क्रिएट करेंगे एक टॉर्क। ये सबके लगने के बाद मैं ये देखता हूं कि ये बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे अल्फा। अगर मैं ये सब लगने के बाद ये T1 इंटू आर इधर टॉर्क क्रिएट कर रहा है, T2 इंटू आर इधर टॉर्क क्रिएट कर रहा है, ये टॉर्क मैंने डायरेक्टली लगाया है, इन सब के बावजूद मैंने लगने के बाद मैंने देखा कि ये बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल बोलता है कि आप इसको भी ला सकते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ऑन एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान से देखो, आई अल्फा अप्लाइड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर में होता है एम ए, वैसे ही एंगुलर में होता है आई अल्फा। दैट मींस आपका मास गेट्स रिप्लेस्ड बाय मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया and acceleration gets replaced by angular acceleration. अरे समझा? हाँ सर। अच्छा, अब देखो आप ये क्वेश्चन में कैसे आता है। जब तक आपको ये दोनों लॉजिक नहीं पता होंगे, मैं फर्स्ट चैप्टर में ही जा नहीं सकता। क्वेश्चन क्या करेगा, जैसे यहां पे एक स्प्रिंग देगा, यहां पे एक मास देगा, इसका मास बोल देगा से है कैपिटल M1, इसका रेडियस देगा और ये के देगा। अब क्वेश्चन बोलेगा कि इस सिस्टम की निकालो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड। फर्दर मतलब डॉम की चीजें पूछेगा। तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि सबसे पहले आपने इस सिलेंडर को ऐसे घुमाया और छोड़ दिया, ऐसे घुमा के छोड़ दिया। तो जब आपने ऐसे घुमा के छोड़ा तो ये सिलेंडर ऐसा ऐसा करना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब जब ये सिलेंडर ऐसा जा रहा है तो इस सिलेंडर को होगी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इस मास को होगी कुछ लीनियर एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल बोलेगा कि डीएलएम्बर्ट लीनियर में लगा के और डीएलएम्बर्ट एंगुलर में लगा के दोनों को एक एक करके रोको। यानी इसको रोकने के लिए तो ऊपर लगा दो एम ए और इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो आई अल्फा। तो आप कह सकोगे कि आप इनको ले आए इक्विलिब्रियम में, यानी एट रेस्ट, और फिर आप इन पे अप्लाई कर सकोगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अरे समझा? हाँ सर। हाँ। लिखो नेक्स्ट पॉइंट आउट। इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, ड्रॉ नहीं करना क्या सर? नहीं नहीं नहीं, इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, if a body is subjected to torque due to forces or couples acting on the body, if a body is subjected to torque due to forces or couples acting on the body and the body is rotating
and the body is rotating with मेघांश angular acceleration alpha, and the body is rotating with angular acceleration alpha, comma, then the body can be brought to dynamic equilibrium on application of I alpha. Then the body can be brought to dynamic equilibrium on application of I alpha applied opposite to direction of alpha. हाँ, ये पॉइंट देखो, आप रटो नहीं, लॉजिक समझो। अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करता देखते हो और आपको उसको रेस्ट पे लाना है, तो जिस डायरेक्शन में उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको लगा दो आई अल्फा, तो आप कह सकते हो दैट बॉडी हैज कम टू रेस्ट। अब आप उस पर अप्लाई कर सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशंस। नेक्स्ट लाइन में लिखो, आई अल्फा इज कॉल्ड the inertia torque. I alpha is called the inertia torque, where I is equal to ये जो मैंने चीज लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना। इसमें दिस I is mass movement of inertia about the axis of rotation, and alpha is equal to angular acceleration.